आपका थ्योरम का स्टेटमेंट था, देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट था आपका कि एन एलिमेंट इन यू ऑफ डी, यही ना, इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज क्या, इररिड्यूसिबल। तो सबसे पहली बात ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसा थ्योरम एक बार हो चुका है ना, और ये जो थ्योरम हुआ था वो इन द केस ऑफ इंटीग्रल डोमेन हुआ था, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अगर आप उठा के देखेंगे तो जो थ्योरम हुआ था आपका, इसमें एलिमेंट प्राइम है इफ एंड ओनली इररिड्यूसिबल, तो वह इन द केस ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हुआ है ना। इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एन एलिमेंट इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इट इज इररिड्यूसिबल। वही थ्योरम फिर है, लेकिन ये किसमें है, यह इन यू ऑफ डी है, यह इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की स्थिति में है। ठीक है ना, दोनों चीज समझिएगा, लगेगा दोनों थ्योरम एक ही जैसा है और एक पार्ट आपका सेम मिलेगा भी, है ना, लेकिन कुछ अंतर इसमें रहेगा उसके अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर हमको वही चीज दिखाना है, लेकिन इन द केस ऑफ यूएफडी दिखाना है। वहां पर जो आपने दिखाया था इन द केस ऑफ पीआईडी, तो इसको थोड़ा सा एक ही लाइन पर 3 अक्षर का बात है, पीआईडी यूएफडी, यही ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि दोनों थ्योरम सेम आपको दिखाई देंगे तो आप कंफ्यूज होगा, कोई छाप देख एग्जाम में, तो आपको देखना है कि पीआईडी वाला है कि यूएफडी वाला है, एक पार्ट आपको सेम मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम का, इन द केस ऑफ यूएफडी ये थ्योरम करना है आपको, है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के केस में। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर बी अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड लेट कर लेते हैं P बिलोंग्स टू R इज अ प्राइम एलिमेंट, या कोई प्राइम एलिमेंट है। देन वी हैव टू शो दैट, हमें यह शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट P इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ये थ्योरम एक बार हो चुका है, लेकिन वो पीआईडी के केस में हुआ था, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, या यूएफडी के केस में P इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो P को हमको इररिड्यूसिबल एलिमेंट शो करना है, दैट इज वी हैव टू शो दैट, हमको यह शो करना है कि इफ P इज इक्वल टू AB, इररिड्यूसिबल का मतलब यही ना, if P is equal to AB, then either A is unit or B is unit, A is unit or B is unit। Since आपने माना है कि P is a prime element, तो P अगर प्राइम एलिमेंट है बेटा, तो इसका मतलब अगर P divides AB, then P divides A or B divides B, है ना। तो सिंस P is prime एंड लेट कर लेते हैं P is equal to AB, हमको दिखाना है ना कि P क्या है, इररिड्यूसिबल। तो P अगर इररिड्यूसिबल है तो P is equal to AB, आपको लेट करना होगा कि अगर P equal to AB है then A is unit और B is unit, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा ना। लेट कर लेते हैं P is equal to AB है, then we have to show that A is unit और B is unit, है ना। अब देखो यहाँ पे P को लिख सकते हैं P into 1 के रूप में, कोई समस्या नहीं है, तो P को P into 1 मतलब P के बराबर, है ना, ऐसे। लेकिन जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि P divides P, P divides P हो गया। अब जब P divides P हो गया तब इसमें P divides AB, तो क्या हमने माना है लेट P is equal to AB, तो P divides AB, तो P AB को डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा, P अगर AB को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम का मतलब यही होता है ना, प्राइम क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट प्राइम है ना, तो अगर वह AB को डिवाइड कर रहा है तो वह A को डिवाइड करेगा तो B को डिवाइड करेगा, है ना। तो P डिवाइड्स AB एंड सिंस P इज प्राइम, तो इस वाले केस में हम P को प्राइम मान चुके हैं, P इज प्राइम, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अब इसमें मान लेते हैं या तो A या तो ये, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, लेट P डिवाइड्स A, मान लेते हैं P A को डिवाइड करता है,
अगर p a को डिवाइड करे तो कुछ बार में ना करेगा, देन a इज इक्वल टू px, देन a इज इक्वल टू px, है ना। तो देयरफॉर तो हमने इसमें माना हुआ है p इज इक्वल टू ab, तो p इज इक्वल टू a की जगह px और आपका b, तो इसको हम ट्रांसफर कर दे अगर तो p माइनस px b इज इक्वल टू 0, या p कॉमन कर दे तो 1 माइनस का bx इज इक्वल टू 0, जो कि p क्या है, प्राइम एलिमेंट है, और जो प्राइम एलिमेंट है वो 0 नहीं होता ना तो यूनिट होता है ना। p इज नॉट इक्वल 0, सिंस p इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 माइनस का bx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब bx इज इक्वल टू 1, और जब bx इज इक्वल टू 1 हो गया तो कंफर्म है कि b, है ना भाई, दोनों होंगे, दोनों यूनिट कहलाएंगे। अगर b यूनिट है तो x भी तो यूनिट है, गुणा करने पे एक दे रहा है ना, तो विच इंप्लाइज b इज यूनिट, b इज यूनिट हो गया। तो p इज इक्वल टू ab है, देन b यूनिट हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है इफ अगर मान लीजिए p a को डिवाइड करता हूं, b को डिवाइड करता हूं, इफ p डिवाइड्स b, देन तो b इज इक्वल टू मान लीजिए py हो गया। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू ab आप माने हैं, आपको दिखाना है कि अगर p इक्वल टू ab है तो या तो a यूनिट होगा तो b यूनिट होगा, तो एक बार दिखा दिया कि b यूनिट हो गया। लेकिन जब p b को डिवाइड करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, तो p इज इक्वल टू a और py ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा p माइनस a py इज इक्वल टू 0, p कॉमन हो जाएगा तो p माइनस p का कॉमन करें 1 माइनस ay इज इक्वल टू 0, अगेन p इज नॉट इक्वल 0 क्योंकि ये प्राइम एलिमेंट है, प्राइम एलिमेंट है तो वो आपका नॉन 0 है और साथ ही साथ नॉट यूनिट है, तो इसका मतलब जब 0 कौन होगा, 1 माइनस का ay 0 होगा, इसका मतलब ay इज इक्वल टू 1, और ऐसा है तो इसका मतलब कंफर्म a इज यूनिट। तो चाहे p a को डिवाइड करे चाहे p b को डिवाइड करे, अगर p बराबर ab है तो या तो a यूनिट है या तो b यूनिट है, तो विच इंप्लाइज या हेंस आप कह सकते हैं p इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट। तो ये पार्ट आप कर भी चुके हैं पहले 2-3 बार, है ना, एक बार ये पार्ट फिर। लेकिन जब कन्वर्स में जाएंगे तो कन्वर्स में थोड़ा यूएफडी का केस लेके हम दिखाएंगे। कन्वर्स में हम मानेंगे p इररेड्यूसिबल है तो p को हमको प्राइम दिखाना है, तो उसको हम यूएफडी का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। यही अंतर आएगा दोनों थ्योरम में, बस और कुछ नहीं आएगा, नोट कर लीजिए इसे। अब कन्वर्सली हम लेट कर लेते हैं कि p इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट, कि p क्या है, एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, इररेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर p इररेड्यूसिबल एलिमेंट है देन p इज नॉट इक्वल 0, p इज नॉट यूनिट, यही ना, p इज नॉट यूनिट, एंड if p is equal to ab then either a is unit or b is unit, यही तो मतलब होता है p इररेड्यूसिबल का मतलब। अब आपके पास ये चीज है कि अगर p इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो पहली बात तो p नॉट इक्वल 0 है, p आपका नॉट यूनिट है, और अगर p इज इक्वल टू ab है देन आइदर a is unit और b is unit। अब हमको दिखाना है क्या है कि जो then we have to show that, तो हमको यह शो करके दिखाना है बेटा then we have to show that, तो हमें यह शो करके दिखाना है कि p is prime, p is prime। अब प्राइम दिखाना है तो प्राइम का भी कहानी वही है कि पहले p अगर प्राइम है तो p is not equal 0 होना चाहिए और p नॉट यूनिट होना चाहिए, और ये p डिवाइड्स ab देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। तो इसमें देखो दो जो शुरुआत का केस है कि p इज नॉट इक्वल 0 और p इज नॉट यूनिट, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि p इररेड्यूसिबल है, वो उसमें वही हाल है कि p नॉट इक्वल 0 p नॉट यूनिट है। उसी तरीके से प्राइम में भी वही होता है, दो कंडीशन तो होल्ड ही हो रहा है उसके पास, खाली तीसरा केस उसका दिखाना है, मतलब आपको लेट कर लेना है कि p डिवाइड्स ab, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे देन हियर लेट p divides ab, then we have to only show that, यहाँ खाली इतना ही शो करना है, we have to only show that either
P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो हमें खाली यही आंसर करना है कि या तो P डिवाइड्स A होगा या तो P डिवाइड्स B होगा। तो सिंस P डिवाइड्स AB आपने माना, अगर बेटा P डिवाइड्स AB है तो P अगर AB को डिवाइड करता है, आपको दिखाना है P और AB डिवाइड करता है, तो ये दोनों आपको सिद्ध करना है। तो अगर P AB को डिवाइड करता है तो कुछ बार में ना करेगा, है ना? तो जब कुछ बार में करेगा तो इसका मतलब जो AB होगा ये समथिंग PX हो जाएगा। कुछ बार में मान लीजिए X बार में डिवाइड कर रहा है और X बिलोंग्स टू R। क्लियर है? कुछ बार में करेगा तो ये मान लेते हैं X बार में करेगा। भाई P डिवाइड से भी मान लिया, इसका मतलब कंफर्म डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में? मान लेते हैं X बार में। ठीक है ना? इस तरीके से हो गया। अब AB बराबर PX हो गया। अब यहां पे यह है कि हियर इट इज क्लियर दैट, यहां देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इट इज क्लियर दैट इस एक्सप्रेशन को देखकर जो AB बराबर PX वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देखकर ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट A इज नॉट यूनिट एंड आल्सो B इज नॉट यूनिट। दोनों यूनिट नहीं, क्योंकि अगर A और B यूनिट होते है ना तो गुणा करने पे हमको 1 देते, लेकिन यहां गुणा करने में PX दे रहा है और P यूनिट है भी नहीं, है ना? कि ऐसा दिमाग में आता है चलो मान लो P यूनिट है, हो सकता है X का यूनिट हो जाए। मान लो एक बार में काटता हो तब तो 1 आ जाता ना, तब तो 1 आ जाता, काम बन जाता हम लोगों का। लेकिन ये पहले से कंफर्म है कि P यूनिट नहीं है। जब P यूनिट नहीं तो X अपने आप अगर यूनिट होबो करेगा ना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उस P में मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट नहीं आने वाला, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तब 1 आएगा, और 1 का गुणा किसी और एलिमेंट में कर देंगे तो 1 नहीं आने वाला, जिसमें करेंगे वो आएगा। तो कहने मतलब इधर कोई चांस नहीं है कि 1 आ जाए, और जब इधर 1 आने का कोई चांस नहीं है तो A और B के यूनिट होने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो यूनिट होते हैं गुणा करने पर है ना 1 देते हैं, वो यूनिटी एलिमेंट देते हैं। तो कंफर्म इस एक्सप्रेशन को देखकर आप कुछ बोलते हैं कि इस एक्सप्रेशन को देखकर क्लियर है कि न तो A यूनिट है न तो B यूनिट है ना? एक बार अगर मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, इसको ये तो ऐसे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ना आपको, एक और तरीका है इसको हमको कंफर्म करने का कि न तो A यूनिट है न B यूनिट है, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। इफ A इज यूनिट, इफ A इज यूनिट, अगर बेटा A यूनिट मान लीजिए है ना, देन A डिवाइड्स 1। जो यूनिट होते हैं वो 1 को डिवाइड करते हैं। ऐसे मान लो मतलब A यूनिट है तो कोई B ऐसा मिलेगा गुणा करने पे 1 आएगा ना, तो बड़े यूनिट बोलते हैं आप। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि 1 डिवाइड बाई A इज इक्वल टू B, मतलब A 1 को डिवाइड करता है B बार में। बस में तो जो यूनिट होते हैं ना वो यूनिटी को डिवाइड करते हैं, बस में जो यूनिट होते हैं वो यूनिटी को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अगर A यूनिट है देन A डिवाइड्स 1, ठीक है ना? एंड इफ B इज यूनिट देन B डिवाइड्स 1। अगर A डिवाइड्स 1 B डिवाइड्स 1 तो विच इंप्लाइज A इंटू B डिवाइड्स 1। अगर A 1 को डिवाइड कर रहा है और B भी 1 को डिवाइड कर रहा है ना, तो A इंटू B भी 1 को डिवाइड कर, कोई समस्या इसमें तो है नहीं, है ना? बात समझ आ रही ना? जैसे मान लीजिए 1 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 गुणे 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 से 8 को डिवाइड कर रहा है और 2 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 आएगा, वो भी 8 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अगर A 1 को डिवाइड कर रहा है और B भी 1 को डिवाइड कर रहा है, A इंटू B भी 1 को डिवाइड करेगा, A इंटू B 1 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब P पहले हमारे पास क्या है कि इररेड्यूसिबल एलिमेंट है। अगर P इररेड्यूसिबल एलिमेंट है देन P इज इक्वल टू AB हमारे पास है, तो इसका मतलब कि P 1 को डिवाइड करेगा, यानी जो सेलाइड होता है अगर AB 1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P 1 को डिवाइड करेगा। और आप जानते हैं अगर P 1 को डिवाइड मैटर फंस जाएगा तुरंत, क्यों? क्योंकि अगर P 1 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब P यूनिट हो जाएगा, 1 को जो डिवाइड करेगा वही यूनिट हो जाएगा, तो P इज यूनिट बट इट इज कंट्राडिक्शन, है ना? तो हियर वी गेट कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन मिल गया भाई? क्योंकि हमने माना है कि P इररेड्यूसिबल है, अब P इररेड्यूसिबल है देन P इज नॉट इक्वल 0 P इज नॉट यूनिट, और यहाँ मिल गया P इज यूनिट, है ना? तो हियर वी गेट कंट्राडिक्शन। क्यों हमको कंट्राडिक्शन मिला? बिकॉज P इज नॉट यूनिट। हाँ या क्या बात है,
P इज नॉट यूनिट, ये चीज। तो ये एक बात कंफर्म हो गया कि जो AB बराबर PX, जब P अगर AB को डिवाइड करता है तो ऐसे केस में A और B है ना, दोनों नॉट यूनिट है। बात समझ में आ रही है? दोनों नॉट यूनिट है, एक साथ दोनों क्या है, नॉट यूनिट है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों यूनिट होते तो ये कंडीशन आ रहा, कंट्राडिक्शन हमको मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ केस बनाते हैं। अब 1 by 1 करते हैं, केस बनाते हैं। हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि किसी इधर को इसको इधर भेजें, किसी इधर को इधर इसको भेजें, तब हो सकता है गुणा करने पे 1 आ जाए। एक कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे मान लो देखो ऐसे 2 गुणे 3 मान लो इधर है और इधर 2 3 6 हो गया, और मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेता हूँ, 4 गुणे 3 कर लेता हूँ यहाँ पे और 6 गुणे 2 कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। तो अगर हम किसी को इधर ट्रांसफर करें, किसी को भी इधर ट्रांसफर 6 को ट्रांसफर कर दिया तो 4 गुणे 3 और डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2 कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में अब यहाँ पे जब हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या कटेगा ना, यहाँ पे तो ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको फिर हम 2 को उधर भेज के सेटल कर ले, तो फिर 1 गुणे 1 बराबर 1 ऐसा कुछ। मतलब एट लास्ट हो सकता है किसी को इधर उधर भेजकर हम लोग यूनिट वाला केस बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन भेजने पर इधर उधर करने पर हो सकता है, सिंगल को अगर हम कंसिडर करेंगे तब। ऐसे एक साथ पे कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक बात। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, केस बाई केस चलूंगा। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं मानूंगा A इज यूनिट, पहले मैं मान लेता हूँ कि A इज यूनिट। बात समझ में आ रही है? फिर मानूंगा B इज यूनिट, फिर मानूंगा X इज यूनिट। भाई P को तो कुछ मानना ही नहीं है, क्योंकि P हमको ऑलरेडी पहले से कंफर्म है ना, P इज नॉट यूनिट। तो 3 केस हम बना के यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना? तो केस फर्स्ट, लेट A इज यूनिट। अच्छा, A अगर यूनिट है तो कंफर्म है कि विच इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। ये कहानी समझिए, अगर A यूनिट है देन A इनवर्स एग्जिस्ट। यही ना होता है, अगर यूनिट होता है तो मतलब कोई B मिलेगा, गुणा करने पे A का आएगा। और ग्रुप थ्योरी ये भी कहता है कि अगर ऐसा है तो B A का इनवर्स कहलाएगा, है ना? जो गुणा करने पे यूनिटी दे वो 1 दे, वो इनवर्स कहलाता है। तो अगर A यूनिट है देन A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट बेटा तो देखो यहाँ पे, तो सिंस AB बराबर PX है और A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों साइड A इनवर्स से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा A इनवर्स AB और A इनवर्स PX, ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना? A इनवर्स हमारे पास हो गया है क्योंकि A यूनिट हमने मान लिया है। तो यहां से A इनवर्स A एसोसिएट करा देंगे, है ना? तो ये इससे हट जाएगा तो B इज इक्वल टू मिल जाएगा A इनवर्स PX हो जाएगा। भूलिएगा इस तरीके से, है ना? तो यहां से क्या मिल जाने वाला है, जब A इनवर्स PX आपको मिल जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख दूं इस तरीके से, B इज इक्वल टू A इनवर्स X को एक साथ कर लूं, P को ऐसे बाहर कर लूं, है ना? तो इसका मतलब विच इंप्लाइज P डिवाइड्स B। P B को डिवाइड करा कितनी बार में, A इनवर्स X बार में, है ना? तो P डिवाइड्स AB आपने माना है, तो या तो P डिवाइड्स A आना चाहिए या P डिवाइड्स B आना चाहिए। तो अगर हम एक यूनिट मानेंगे then we get P divides B, which implies P is prime। कोई ना कोई एक डिवाइड करना चाहिए ना, तो P is prime। तो इस केस में P प्राइम हो जाएगा कब, जब A यूनिट होगा तब, है ना? केस सेकेंड सेम तरीके से, केस सेकेंड लेट B is यूनिट। अगर B यूनिट है तो which implies B इनवर्स एग्जिस्ट। तो सिंस हमारे पास है क्या भाई, प्राइम जब भी दिखाना है तो आपको मानना होगा P डिवाइड से भी। जैसे P डिवाइड से भी मानेंगे आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा। जब ये रिजल्ट हो जाएगा देन सिंस AB बराबर PX, दोनों साइड राइट में B इनवर्स से मल्टीप्लाई, राइट में AB B इनवर्स PX B इनवर्स, तो A इज इक्वल, है ना? अब इसको ऐसे कर लेते हैं, X B इनवर्स करके और P को बाहर कर लेते हैं, या ऐसे P को बाहर कर लेते हैं। तो इसका मतलब P डिवाइड्स A, अगर B यूनिट है देन P डिवाइड्स A, है ना? P डिवाइड्स A, तो P डिवाइड्स A, है ना? विच इंप्लाइज P इज प्राइम।
कोई एक भाई अगर p अगर ऐसा है ऐसा कब है जब आपने माना कि p डिवाइड्स ab, तो अगर p डिवाइड्स ab है तो या तो आप p b को डिवाइड करना चाहिए या तो p a को डिवाइड करना चाहिए। इन दोनों केस में इसमें आ गया p डिवाइड्स b काम हो गया, इसमें आ गया p डिवाइड्स a ये भी काम हो गया, p इज प्राइम है ना, प्राइम। बात समझ में आ रही है? तो ab बराबर p डिवाइड्स ab, देन ab बराबर px। p तो यूनिट हो नहीं सकता, यूनिट हो सकते हैं तो a हो सकते हैं या b हो सकते हैं या x। अगर a यूनिट है तभी p प्राइम आ गया, अगर b यूनिट है तभी p प्राइम आ गया। अब एक लास्ट केस बचेगा, अगर x यूनिट हो जाए तब क्या होगा? अगर तब भी p प्राइम आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि अगर p डिवाइड्स ab तो कंफर्म है कि है कंफर्म ये हो गया कि तब देन p इज प्राइम, बिकॉज क्योंकि इन ईच केस वी गेट आइदर p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स b। ठीक है, इधर नोट करिए तुरंत, एक तरफ नोट करिए, फिर मिटा के मैं केस थर्ड भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, केस थर्ड, तीसरा केस। तीसरे केस में हमारी बात होगी कि x जो है वो यूनिट है। अभी a को यूनिट माना, फिर b को, अब x का नंबर आ गया। b का नंबर तो आने वाला है नहीं क्योंकि p को ऑलरेडी हम मान चुके हैं, ना नीचे वो इरेड्यूसिबल है ना। एक बात अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, केस थर्ड में लेट कर लेते हैं x इज यूनिट and that is a is not unit and b is not unit। मतलब केस थर्ड में यही ना बात हो रही है, केस थर्ड में यही ना बात है कि भाई अगर x को यूनिट मान रहे इसका मतलब कि a और b को आप यूनिट नहीं मान रहे हैं, है ना, बड़े भाई से मान रहे हैं। तो पहले माना a यूनिट है इसका मतलब और सब यूनिट नहीं है, फिर माना b यूनिट है तो और सब यूनिट नहीं है ना। अब मान लीजिए x यूनिट है इसका मतलब और सब यूनिट नहीं है। अब आपने x को यूनिट मानने की बात की तो a यूनिट नहीं है, b यूनिट नहीं है। तो सिंस a और b, एक बात इसमें पढ़ने वाला है कि जो a और b है ये बिलोंग्स टू यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड a comma b both are not unit, then तो UFD कहता है अगर ऐसी बात है कि वो कोई एलिमेंट UFD में है और यूनिट नहीं है ना, तो उस एलिमेंट को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट लिख सकते हैं। तो देन A इज इक्वल टू P1 P2 P3 डाटा डॉट PR एंड देन लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 डाटा डॉट QS। ये मान लेते बस समझ आ रही है। आगे लेट हमने क्या है, सिंस x इज यूनिट, आपने इस वाले केस में ही माना है x इज यूनिट और a कमा b बोथ आर नॉट यूनिट, देन फ्रॉम ab बराबर px इट इज क्लियर दैट, ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा, इट इज क्लियर दैट अगर बेटा x यूनिट है और ab यूनिट नहीं है इस केस में और ab बराबर px है, तो इसका मतलब ab इज एसोसिएट विथ p। a को b का एसोसिएट कब कहते हैं, जब a बराबर ub दिखता है। a को b का एसोसिएट तब कहते हैं जब a बराबर ub दिखता है, जिसमें u क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहां मैं ab को मैं p का बोल रहा हूं एसोसिएट, वो काहे नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके साथ x है जो कि हम यूनिट मान चुके हैं। तो यह आपका u की तरह काम कर रहा है, यह मान लो पूरा a है, आपका b है p। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं ab इज एसोसिएट विथ p। ये आपके पास है। एक चीज है, ये कंफर्म है कि AB यहाँ पे एसोसिएट विद P। आगे यहाँ पे है सिंस P, इस वाले केस में क्या माने हैं आप, P इररिड्यूसिबल, कन्वर्स में इंग्लिश लेके चल रहे हैं। सिंस P इज इररिड्यूसिबल देन P डिवाइड्स AB, देन इफ मैं लिख देता हूं, देन इफ P डिवाइड्स AB व्हिच इंप्लाइज आइदर, इस वाले केस में तो शुरुआत से ही ना आपके पास है p इररिड्यूसिबल है, उसको प्राइम दिखा रहे हैं हम लोग, ये नहीं कर रहे हैं। तो आइदर a p डिवाइड्स सॉरी इररिड्यूसिबल की बात है ना, तो p इज इररिड्यूसिबल, देन इफ p इज इक्वल टू ab
तो आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट। तो P तो हमारा इस केस में इररेड्यूसिबल है, P हमारा इस केस में इररेड्यूसिबल तो है। तो P इक्वल टू AB अगर है देन आइदर A इज यूनिट और B यूनिट। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ना तो A यूनिट है ना तो B यूनिट है ना। ये आप इस केस में माने हैं, इसका मतलब ये भी कंफर्म है विच इंप्लाइज X इज नॉट यूनिट। तो X भी यूनिट नहीं है, X यूनिट नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर X यूनिट होगा और A भी यूनिट नहीं होंगे तो ये जो आप माने हैं P इररेड्यूसिबल, ये वाला केस होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग है ना, P अगर इक्वल टू AB है, P अगर इक्वल टू AB है और P इक्वल टू AB हो सकता है। क्यों? क्योंकि X यहाँ यूनिट दिख रहा है, X को अगर ऐसे यूनिट माने हैं, X को जैसे यूनिट माने हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब कि जब AB इक्वल टू P वाला केस आपको दिखाई देगा, AB P के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई देगा, तो ऐसे केस में अगर P इक्वल टू AB है तो कंफर्म है P इररेड्यूसिबल, तो A और B में से किसी न किसी को यूनिट होना होगा। लेकिन इस केस में आपने माना ना तो ये यूनिट है ना तो B यूनिट है। तो इसका मतलब जो आपने कंसीडर किया हुआ कि P इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट है ना, X को यूनिट मानने पर वो चीज फेल कर जा रहा है, वो जो कंसीडर किया है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई जब नहीं होगा तब मानेंगे कि इसका मतलब X इज नॉट यूनिट। अगर X यूनिट नहीं है देन X इज इक्वल टू, अब इसको भी हम लिखेंगे है ना, इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट, क्योंकि X बिलोंग्स टू R में लिखा था है ना, X भी UFD का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो X इज इक्वल टू X1 X2 X3 डाटा डॉट XT ऐसा मान लेता हूं। ठीक है ना। देन अब ध्यान दीजिएगा, देन चूंकि हमारे पास AB बराबर PX है, देन सिंस AB बराबर PX इसे सब छापो तो यहां से मिल जाएगा A का मतलब आपका है P1 P2 P3 डॉट डॉट PR है ना, इनटू Q1 Q2 Q3 है ना, QS और P इंटू X1 X2 X3 डॉट डॉट XT। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें यह भी इररेड्यूसिबल जितने एलिमेंट सब इररेड्यूसिबल है, ये भी एलिमेंट इररेड्यूसिबल है। P माने इररेड्यूसिबल है, इस बारे में इररेड्यूसिबल मन में किए हैं, और ये जो X को आपने लिखा है ये भी इररेड्यूसिबल के केस में सब इररेड्यूसिबल है। अब इररेड्यूसिबल में इसका मतलब किसी एलिमेंट को अगर इररेड्यूसिबल के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, वो भी दो प्रकार से लिख रहे हैं। और कितने प्रकार से लिख रहे हैं? दो प्रकार से। तो दो रिप्रेजेंटेशन हो गया, बस में ना UFD में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो देखो मैं एक थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं। लेकिन अगर UFD भी है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर UFD भी है और आप जानते पहले बात की, अगर UFD है तो UFD में अगर किसी एलिमेंट को आप प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट लिख रहे हैं तो वह जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अगर वो एक से अधिक प्रकार से दिख रहा है इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट तो कंफर्म है तो वो UFD नहीं होगा। लेकिन यहाँ UFD की बात चल रही है, इसका मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमें एक तरह से दो तरीके से दिख रहा है। अगर दो रिप्रेजेंटेशन बराबर दिख रहे हैं है ना, वो भी UFD वाले केस में पूरा सब इररेड्यूसिबल भी दिख रहे हैं, दो रिप्रेजेंटेशन बराबर दिख रहे हैं और UFD भी है, तो ये चीज तो हजम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा तभी हो सकता है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, ऐसा तभी हो सकता है when it is possible only when, ये एक स्टेटमेंट है, only when P is associate with, अगर P एसोसिएट हो, ऐसा तभी हो सकता है जब P एसोसिएट हो with some PIRQJ, P इसी में से किसी के क्या हो, एसोसिएट के रूप में दिखाई दे, या तो किसी PI मतलब किसी P1 P2 P3 PR के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई दे, या Q1 Q2 QS के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई दे, तभी जाके रिप्रेजेंटेशन, दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अभी मैं इस थ्योरम को अब कहेंगे तो बता दूंगा समझा के अलग से आपको, लेकिन ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ कि अगर रिप्रेजेंटेशन एक से अधिक मिल जा रहा है और UFD भी है तो ऐसा तभी दिख सकता है जब है ना कोई एक एलिमेंट, इधर का कोई एक एलिमेंट या इधर का कोई एक एलिमेंट, बात समझ आई, इधर का कोई एक एलिमेंट इधर के किसी एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई दे, या इधर का हम कोई एक एलिमेंट ले इधर किसी एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई दे। ये याद रखिएगा, कोई एलिमेंट इधर से उठाएंगे कंफर्म उसे इधर किसी एक एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई दे, ये सब इररेड्यूसिबल है ना। तो एक थ्योरम कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेशन एक से अधिक है
तो इधर के रिप्रेजेंटेशन में से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो यहाँ के किसी न किसी एक एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई देगा। वही हाल इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये भी करता है कि अगर इधर से भी कोई एक एलिमेंट उठाओगे तो इधर के किसी न किसी एक एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में दिखाई देगा। तो हमारा टारगेट P है, तो हमने बोल दिया कि P तब एसोसिएट होगा या तो इसी में से किसी एक के होगा, तो या तो PI में से किसी के एक के एसोसिएट के रूप में दिखाई दे या तो QJ के किसी एक के एसोसिएट के रूप में दिखाई दे। ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज करना है। इसको समझने के लिए हम अलग से कोई एग्जांपल लेके या थ्योरम को प्रूव करा के मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये अलग का स्टेटमेंट। तो इस तरीके से अच्छा ऐसा है, तो P हमारे पास क्या है, इसका मतलब P अगर एसोसिएट ग्रुप में होगा बेटा, अगर P जो है किसी PI के एसोसिएट ग्रुप में होगा तो समझते हैं क्या है, इसका मतलब यह है कि P डिवाइड्स PI। जैसे A अगर B के एसोसिएट के रूप में है देन A इज इक्वल टू UB। इसका समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि है ना जो A है वो B को डिवाइड करेगा, है ना, ये मतलब सॉरी B जो है वो A को डिवाइड करेगा U बार में, ऐसा होगा। तो उसी तरीके से है ना, तो अगर A B को भी तो बोल सकते हैं A का एसोसिएट। अगर A B का एसोसिएट मैं आपको बताया था, अगर A B का एसोसिएट है तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, कैसे U इनवर्स A, तो B भी A का एसोसिएट कहलाएगा। जरूरी नहीं कि A B का एसोसिएट तो B भी A का एसोसिएट के रूप में कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज मैं आपको थ्योरम करवाया था, जगह यूज किया था इस चीज को। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में अगर PI या QJ किसी एसोसिएट ग्रुप में है तो कंफर्म है कि P डिवाइड्स PI, जहां पे I रन फ्रॉम 1 to R, है ना। R या तो ऐसा होगा या तो P डिवाइड्स QJ। इसका मतलब यहाँ पे जो J होगा इट इज रनिंग फ्रॉम 1 to S हो जाएगा इस तरीके से। अब P डिवाइड्स PI या P डिवाइड्स QJ, इसका मतलब समझ क्या है, अगर PI को किसी को डिवाइड करता है इसका मतलब P डिवाइड्स A। अगर P भाई P1 P2 P3 Pn से किसी को डिवाइड कर रहा है तो यही ना बराबर A है। तो अगर P इसमें से किसी एक को डिवाइड किया तो मतलब P डिवाइड्स A, क्योंकि A को ही तो इस रूप में लिखा गया है P डिवाइड्स A। और अगर P इसमें से किसी को डिवाइड किया तो P डिवाइड्स B। तो एक तरीके से आपका आपने A भी बराबर PX ही मान के चला है ना यहाँ पे, इसका मतलब आपने मान के चला है P डिवाइड्स AB, तो आपने क्या पा लिया देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, इसका मतलब P इज प्राइम। तो चाहे कोई केस हो, इन ऑल द केसेस वी गेट P इज प्राइम। इफ P इज इररिड्यूसिबल देन P इज प्राइम। ये थ्योरम प्रूफ हुआ, नोट कर लीजिए।